दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस विशेष एपिसोड में। किसी महान साधु संत ने कहा है कि कर भला तो हो भला और अंत भला तो सब भला। तो साथियों, हमारे मन में कल्याण की भावना रहनी चाहिए, भले की भावना रहनी चाहिए, और हम किसी का कल्याण और भला तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं सत्य के मार्ग पर हों, अहिंसा के मार्ग पर हों, और जो कानून है देश का उसके मार्ग पर चलें। तो निश्चित रूप से हम अपना भी भला कर पाएंगे और दूसरों का भी भला कर पाएंगे। हमने ये जो ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन चलाया, मिशन भुगतान भारत यात्रा के माध्यम से देश भर में, वो देश के 42 करोड़ लोगों की भलाई के लिए था कि उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निवेशकों का मेहनत से कमाया हुआ धन उन्हें वापस मिले, और वो भी उस कानून के अंतर्गत मिले जो हमारी सरकार ने, हमारी संसद ने सर्वसम्मति से अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, बर्ड्स एक्ट के नाम से बनाया। और इस कानून में देश की प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को ये गारंटी दी गई कि यदि वो इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा करेंगे तो उनके नज़दीक का सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उनको 180 दिन में वापस कराएगा। दोस्तों, ये कानून है, हम इसी कानून के मार्ग पर चल रहे हैं, इसी कानून को क्रियान्वित कराने की हमारी लड़ाई है। दूसरा सत्य का मार्ग तो है ही, ये कटु सत्य है हिंदुस्तान का आज का, कि देश के 42 करोड़ लोग बारी बारी से भिन्न भिन्न स्कीम्स के नाम पर भिन्न भिन्न कंपनीज ने उन्हें अपनी ठगी का शिकार बनाया है, उनकी मेहनत का पैसा हड़पा है। और ऐसी 3 लाख कंपनीज को बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने प्रतिबंधित किया है, और अपने अपने राज्यों के PID एक्ट्स के माध्यम से लाखों कंपनीज को राज्य सरकारों ने भी बंद किया है। और PACL, पल्स, सहारा जैसी सामूहिक निवेश योजनाएं चलाने वाली, यानी फर्जी सामूहिक निवेश योजनाएं चलाने वाली बहुत सी सैकड़ों कंपनीज को सेबी ने भी बैन किया है। चूंकि कोई भी कंपनी बिना सेबी की परमिशन के, बिना RBI की परमिशन के सामूहिक निवेश योजना नहीं चला सकती। तो सहारा और PACL, पल्स जैसी अनेक कंपनियों ने बिना सेबी, बिना RBI की परमिशन के सामूहिक निवेश योजनाएं चलाईं जो फर्जी थीं, गैरकानूनी थीं। तो उन्हें सेबी ने भी बंद किया। और जब सेबी की कार्रवाइयों के प्रतिबंधों के खिलाफ ये कंपनीज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो वहां से भी अंततः इन कंपनियों को हार का मुंह देखना पड़ा और सेबी जीती। चाहे वो सहारा का मैटर हो, चाहे वो PACL पल्स का हो, चाहे आदर्श का हो, चाहे साईं प्रसाद का, चाहे रोज वैली का, चाहे पिनकॉन का, चाहे समृद्धा जीवन का, या साईं प्रकाश का, या KBCL का, या कर्म भूमि का, या दूसरी अन्य कंपनीज का। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट में सरकारी एजेंसीज की जीत हुई। ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने वाले लोगों को पराजय का स्वाद चखना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने ये आदेश दिए कि सेबी इन कंपनीज की या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ को सीज करे, नीलाम करे, और जो निवेशक हैं उनका
भुगतान करे। ऐसे सैकड़ों आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के, और ये कोई आज के आदेश नहीं हैं। 80 से तो मुझे याद है, सन 80 से तो बहुत सारी कंपनी थी। कुबेर फाइनेंस थी, एक वो जेबीजी थी, और भी थी इस तरह की। पीएसएल पल्स की भी कुछ स्कीम्स को सुप्रीम कोर्ट ने ही बैन किया था। वो पीएसएल पल्स कह रहा हूँ, सॉरी, पीएसएल पल्स तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन की है, वो पीयरलेस। तो इस तरह की वर्ष 1980 से बहुत सारी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने की, और पैसे देने के आदेश भी किए, जनरल आदेश जैसा कि हो जाता है, लेकिन वो पैसा लोगों को वापस नहीं मिला। जिनका पैसा फंसा था वो उन्हें वापस नहीं मिला। हाँ, कुछ रिटायर्ड जस्टिस आरएम लोढ़ा जैसे, अग्रवाल साहब जैसे, उनका भला अवश्य हो गया कि वो रिटायरमेंट के बाद टिल डेथ आपके भुगतान के नाम पर मेहनताना वसूल रहे हैं, पारिश्रमिक ले रहे हैं, मोटा पैसा आपके पैसे में से ही उनको पारिश्रमिक के नाम पर दिया जा रहा है, चाहे वो न्याय मित्र हों, चाहे कोई रिटायर्ड जस्टिस हों, चाहे कोई वो लिक्विडेटर हों, रिटायर्ड आईएएस जो ज़्यादातर होते हैं। लेकिन जिनका पैसा था उनके हाथ तक आज तक वो पैसा नहीं गया, और इस सिस्टम से व्यथित होकर या एक ऐसा मैकेनिज्म विकसित करने के लिए, एक ऐसी प्रणाली बनाने के लिए जिसमें न किसी का पैसा डूबे, और डूब जाए तो वो पैसा उनको एक निश्चित समय सीमा के अंदर वापस मिले। जब इस पर विचार विमर्श हुआ, कमेटी बनाई गई, अनुसंधान हुए, तो ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 निकल कर के सामने आया, और जिसमें ये व्यवस्थाएं की गई दोनों कि कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे वो मल्टी स्टेट हो, चाहे स्टेट लेवल की, चाहे जिला लेवल की, या कोई कंपनी, चाहे वो 2013 के एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो या 1956 के में, कोई भी निधि, कोई भी एनबीएफसी, कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी फर्म, कोई भी एसएसजी, ऐसी कोई भी पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम नहीं चला सकेगा जमा योजनाओं के नाम पर, या इंश्योरेंस के नाम पर, या हेल्थ के नाम पर, या रोजगार के नाम पर, या किसी और नाम पर, जिसमें वो लोगों से सामूहिक निवेश ले सके। और यदि वो ले भी ले तो उसको प्रतिबंधित किया जाए, और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को, न केवल कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को की प्रॉपर्टीज को, बल्कि उसके संचालकों की निजी प्रॉपर्टीज को भी, उनका विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज की निजी प्रॉपर्टीज को भी सीज और नीलाम करके जो निवेशक हैं उनका पैसा सरकार वापस करे। इसके लिए ये कानून बना दोस्तों। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है, कानून बड़ा शक्तिशाली है, खतरनाक है। जाने अनजाने कैसे बना दिया इसको पार्लियामेंट ने, कैसे इसको सरकार ने नोटिफाइड कर दिया, ये अभी तक खोज का विषय है, अनुसंधान का विषय है। मोटा मोटी तो यही कहा जा सकता है कि जो है शारदा स्कैम वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कई राज्यों तक फैला था, जिसमें कई सारे रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो डीजीपी रैंक के थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था, एक गवर्नर साहब ने सुसाइड कर लिया था, कई सांसदों ने सुसाइड किया था, कई मंत्रियों ने सुसाइड किया था, और बहुत सारे साधारण जनों ने भी सुसाइड कर ली थी ठगी का शिकार बन जाने के कारण। तो संभवतः सरकार पर दबाव था अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी कि हिंदुस्तान में इतने बड़े पैमाने पर ठगी की घटनाएं हो रही हैं, न उन्हें रोका जा रहा है, न निवेशकों का पैसा वापस किया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही तो भारत सरकार को बहुत सारी विदेशी सहायता जो मिलती है वो रोक दी जाएगी। उसी दौरान बाइक बोट टैक्सी स्कैम हुआ वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2018 में। वो भी एक शुद्ध ठगी प्रकरण था। सेना के नाम पर सेना के लोगों को ठग लिया गया, न केवल उनका पैसा लूटा गया बल्कि उनके
शरीर से खून तक निकाल करके विदेशों में ठगों ने बेच दिया और 1250 सैनिकों ने उस स्कैम में ठगी का शिकार बन जाने के कारण आत्महत्याएं की। ये भी एक प्रेशर था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के गार्डों तक ने आत्महत्याएं की। बाइक बोट टैक्सी प्रकरण में फंस जाने के कारण वो भी इंटरनेशनल लेवल पर मामले चले। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने स्वयं उन मामलों को उठाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वो भी सरकार पर एक नैतिक दबाव बना कि जो मोदी सरकार सेना भक्ति का दावा करती है, सैनिकों के वेलफेयर का दावा करती है, उसी के शासनकाल में सैनिक बहुत बड़ी मात्रा में ठगी का शिकार बने, लाखों सैनिक ठगी का शिकार बने और उन्होंने आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाए। तो वो भी एक दबाव मोदी सरकार के ऊपर बना और मोदी सरकार ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए, ठगी पीड़ितों का भुगतान करने के लिए ये कानून पार्लियामेंट में लेकर आई और पार्लियामेंट ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया। दोस्तों, राजनीतिक मकसद हालांकि जो है मोदी सरकार का बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को फंसाना था। सबको पता होगा, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को आधी रात को जाकर के सीबीआई ने दबोच लिया था। इसी एक्ट के अंतर्गत दबोचा गया था, चूंकि ऑर्डिनेंस के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की अनुशंसा पर ये 21 फरवरी 2019 को कानून देश भर में लागू कर दिया था। चूंकि राजनीतिक मकसद पूरा नहीं हुआ मोदी सरकार का, ममता बनर्जी की सरकार पुनः बन गई वेस्ट बंगाल में, तो मोदी सरकार ने भी अपने हाथ इस कानून से पीछे खींच लिए। चूंकि जो राजनीतिक लाभ वो प्राप्त करना चाहते थे वो उनको इस कानून के मार्फत नहीं मिला। हालांकि मोदी सरकार ने जहां जहां भाजपा की सरकारें थीं उन सब ने, भाजपा की स्टेट यूनिट्स ने, लोकल यूनिट्स ने, वर्ष 2019 में जब ये ऑर्डिनेंस आया बर्ड्स एक्ट का और जब ये कानून में बदला जुलाई 2019 में, तो तमाम विज्ञापन दिए, तमाम अपनी प्रशंसा में कसीदे गढ़े कि हमने देश के ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है, उनका पैसा अब डूबेगा नहीं, कोई ठगी नहीं कर सकेगा देश में। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, ममता बनर्जी की सरकार पुनः बन गई, तो उन्होंने इस कानून को ठंडे बस्ते में डाल दिया और इसका कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं। हमने इस कानून को चूंकि जब ये बन रहा था तब जानते थे, उससे पहले से ही जानते थे। 2016 में जब पहली बार इसको ड्राफ्ट तैयार हुआ था तभी से जानते थे। उससे पहले हम स्वयं मांग भी करते रहे थे कि इस तरह का कोई कानून बने देश में जिससे ठगी की घटनाओं को रोका जा सके और ठगी पीड़ितों का भुगतान किया जा सके। जब हमने देखा सरकार ने उदासीनता बरत ली है, कानून को कूड़े के डब्बे में फेंक दिया है, रूल्स नोटिफाइड करने से रोक लिए हैं, रूल्स नहीं बन पा रहे हैं कानून के, तो हमने इसके लिए आंदोलन करना शुरू किया, हो हल्ला मचाया। अंततः रूल्स बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ष 2020 में फरवरी में इसके लिए फिर से, और इसे पूरे देश में रूल्स बनाकर एक मॉडल एक्ट, मॉडल रूल्स बनाकर के तमाम राज्यों को भेजे गए कि आप भी अपने यहाँ इसके रूल्स बनाएं और इस कानून को क्रियान्वित करके अपने अपने जुरिडिक्शन में, यानी अपने अपने राज्यों में, अपने अपने राज्य के ठगी पीड़ितों का भुगतान करें और जो कंपनीज आपके राज्यों में चल रही हैं उनको बैन करें और उनकी सूचना सेंट्रल डाटाबेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वित्तीय सेवाएं प्रभाग को दें। ये सब कुछ हुआ दोस्तों। हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चलाया जिसकी वजह से देश में जो बहुत बड़े स्तर पर लोग आत्महत्या कर रहे थे वो आत्महत्याएं रुकी, भुगतान पटलों की स्थापना हुई, लंबी लंबी कतारों के द्वारा लोगों ने आवेदन भी किए, लेकिन बहुत कम मात्रा में साथियों आपका भुगतान हुआ, जो मेरे लिए, मेरे संगठन के लिए आज भी चिंता का विषय है। और मेरा लक्ष्य, मेरे संगठन का लक्ष्य
दो ही लक्ष्य हमने तय किए हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के। मैं बार बार बताता हूं कि आप सबका भुगतान हो और देश ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। इसमें हमें बहुत सारी सफलताएं मिली हैं, लेकिन जब आपकी स्थिति में देखता हूं जल्दबाजी कि आप लोग व्यथित हैं, आपका सबका पैसा तो वापस नहीं मिला है, ये बात ठीक है, लेकिन साथियों इससे भी बड़ा ठीक बात, इससे भी बड़ा सत्य ये है कि आप पर्याप्त मात्रा में इस कानून को जान नहीं सके हैं। जो जान गए उन्होंने आवेदन कर दिए, लेकिन वो आवेदन करके घरों में सो गए। उन्होंने अपने अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ी। मैंने पहले भी शून्य से काम किया था, मैं आज भी शून्य से काम करने को तैयार हूँ। मुझे न अपने सब्सक्राइबर का कोई लालच है, लालसा है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। वैसे तो आपको सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, चूँकि इसमें आपका लाभ है। सबको मेरे वीडियो संदेश को शेयर भी करना चाहिए, चूँकि इसमें आपका अपना लाभ है। सबको इसे पूरा पूरा सुनना चाहिए, चूँकि इसमें आपका, आपके परिवार का लाभ है। लेकिन नहीं भी सुनोगे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, चूँकि मैं तो बेरोजगार तो हूँ नहीं, मैं तो आत्मनिर्भर हूँ। कोई ना भी देखेगा तो भी मैं तो सुनाता रहूँगा। यदि कोई एक व्यक्ति भी मेरे प्रवचनों से, मेरी बात से प्रेरित होकर अपना जीवन बचा लेता है, अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होता है लड़ने के लिए, तो मेरा जीवन तो सफल है, धन्य है। मुझे कोई लालसा नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन आप लोगों की जो जल्दबाजी की चरित्र है, मानसिकता है, उसे देखकर अफसोस अवश्य मुझे होता है कि आप सब ये तो चाहते हैं कि आपका भुगतान हो। आपने करोड़ों की तादाद में अपने भुगतान के दावे दाखिल किए, लेकिन घरों में जाकर सो गए। बाकी की लड़ाई से मुंह मोड़ लिया, लड़ना नहीं चाहते। यही स्थिति हमारे एजेंट साथियों की हुई कि उन्हें लगा कि आवेदन हो गए, हमारी जान बच गई, अब कोई निवेशक हम पर FIR नहीं कर पाएगा। अपने घरों में सो जाते हैं या दूसरी जगह कोई और प्लान बेचने लगते हैं, वो भी चले गए सब। तो ये जो आपकी स्वार्थीपन की मानसिकता थी, जल्दबाजी से भी ज़्यादा घातक वाली, वो दोस्तों आपके अपने लिए हानिकारक है, हमारे लिए कुछ हानिकारक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सबका भुगतान जल्दी से जल्दी हो, आप सबकी जान बचे और आपका, मेरा पावन पवित्र भारतवर्ष ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो, तो इस मिशन भुगतान भारत यात्रा में, इस ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन में आप सबको अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो निश्चित रूप से आप नुकसान में रहोगे, क्योंकि आपको कोई भी बहला लेता है, कोई भी फुसला लेता है और आप बहक जाते हो। हमारे गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने आपको बहका लिया। सहारा वालों को खास तौर से, उनके लिए सहारा CRC पोर्टल लॉन्च कर दिया, जब वो वैध नहीं है कानूनी रूप से। वो अपने विवेकाधिकार का दुरुपयोग करते हुए सरकार ने उस पोर्टल की स्थापना की है। कानून ऐसा नहीं कहता कि CRC में कोई पोर्टल बनेगा और वो पीड़ितों का भुगतान करेगा उनसे आवेदन लेकर। कानून ये कहता है कि अगर सहारा की चारों मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी गैर कानूनी निवेश योजनाएं चला रही थीं, तो उन चारों को बाइंड अप करके चारों पे एक लिक्विडेटर अपॉइंट करते, वो आवेदन लेता, वो सहारा की प्रॉपर्टीज को सीज करता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की को, और उनके निवेशकों का पैसा आवेदन लेकर उन्हें वापस करता। ये कानून कहता है, जो मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है 2002 का। लेकिन साथियों, उसमें ये जो बर्ड्स एक्ट है, उसने मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 को भी, कुछ धाराओं को इस कानून के अंदर सम्मिलित किया गया और वर्ष 2019 में ही ये प्रोविज़न कर दिया गया कि अगर आप कोई मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हैं और यदि आपने अपने वायदे के अनुसार अपने निवेशकों का पैसा वापस नहीं किया है, आप कोई कन्वर्जन का खेल खेल रहे हैं,
तो आपके खिलाफ भी इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी और इसी एक्ट के अंतर्गत आवेदन लेकर इसी एक्ट का जो सक्षम अधिकारी है वो निवेशकों का पैसा वापस करेगा। होना क्या चाहिए था सहारा के विषय में, सहारा पर इसी एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया जाता, उसकी तमाम मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर, उसकी तमाम कंपनीज पर, निधियों पर, और आवेदन लेकर इसी एक्ट के अंतर्गत सहारा निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, चूंकि उन्हें पता था कि इस एक्ट के अंतर्गत अगर कार्रवाई करेंगे तो सुब्रत राय सहारा हो, चाहे स्वप्ना राय हो, चाहे ओपी श्रीवास्तव हो या किसी और कंपनी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हों, उन सबको आजीवन जेल की सींखों के पीछे रहना पड़ेगा। उन सबकी प्रॉपर्टीज को सीज और नीलाम करके निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा देना पड़ेगा। और निवेशक इसमें बड़े बड़े हैं। निवेशक का डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो आप देखते ही हो, उसके तमाम क्रिकेटर्स इसके काउंसलिंग डायरेक्टर हैं, तमाम हीरो हीरोइन हैं, तमाम राजनेता इसके, कितने ही गवर्नर इसके डायरेक्टर्स हैं, काउंसलिंग डायरेक्टर्स। और निवेशकों का पैसा बहुत है। अभी कल परसों में वो केंद्रीय मंत्री का वो पढ़ रहा था एक एफिडेविट, कौन सी पटेल है वो मिर्ज़ापुर से जो चुनाव लड़ रही है, अनुप्रिया पटेल शायद, उसका भी निवेश है सहारा में। हमारे रक्षा मंत्री का है, हमारे गृह मंत्री का भी हो सकता है, बसपा सुप्रीमो कांशीराम का था, अटल बिहारी वाजपेयी का था, और दुनिया भर के लोगों का जो दावा खुद ही सहारा करता है। ये सब चीज़ें गूगल पर उपलब्ध हैं, आप सर्च कर सकते हो। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ आपको ऐसा लगता है तो साथियों, सरकार भी कुल मिलाकर आपका पैसा वापस नहीं करना चाहती, लेकिन सरकार से भी ज़्यादा बड़ी समस्या यहाँ आ जाती है कि आप सब भी अपना पैसा वापस नहीं लेना चाहते, या आपको आपके बेईमान एजेंट्स द्वारा गुमराह किया जा रहा है ताकि आप बट्स एक्ट की तरफ ना जाकर सहारा सीआरसी पोर्टल, लोढ़ा कमेटी, मोढ़ा कमेटी, अग्रवाल कमेटी, लिक्विडेटर, एनसीएलटी, कंज्यूमर कोर्ट, इस तरह के चौंचलों में फंसे रहो और धीरे धीरे करके या तो आप मर जाओ पैसा मांगते मांगते, या फिर आप भूल जाओ, हार थक कर चुप बैठ जाओ। ऐसी स्थिति में किसको फायदा है? सरकारों को फायदा है, ठगों को फायदा है, बेईमानों को फायदा है, और उन एजेंट्स को फायदा है जो आपका पैसा लेकर स्वयं खा गए, उन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कंपनीज में जमा नहीं किया। मेरा क्या फायदा है? मेरा तो कोई फायदा नहीं है इसमें कि आपका पैसा ना मिले। मेरा तो फायदा इसमें है कि आप सबका पैसा मिले, आप सबका भुगतान हो। आप सबका भुगतान होगा तो हमारे वचनों की पूर्ति होगी। हमारे वचनों की पूर्ति होगी तो हिंदुस्तान में एक नई व्यवस्था का निर्माण होगा। हम ठगों को फांसी देने में सफल हो सकेंगे। हम ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य का निर्माण करने में सफल हो सकेंगे। हम एक सुंदर, आत्मनिर्भर, मजबूत भारत बनाने में सफल हो सकेंगे। लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब हम देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत करा देंगे। और दोस्तों, बाट्स एक्ट 2019 का इम्प्लीमेंटेशन तभी होगा, इस कानून के द्वारा आप सबका भुगतान तो तभी होगा जब आप सब इस कानून के अंतर्गत अपने भुगतान का दावा करेंगे और अपने भुगतान के दावे की पैरोकारी भी करेंगे। ये नहीं है कि दावा करके घर में बैठिए, आपको उसकी पैरोकारी करनी है और हमारे संगठन से जुड़ना है सबको, क्योंकि जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो यही है दोस्तों, मैथमेटिक्स, गणित। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, हालांकि आप सबने पढ़ा होगा गणित, तो चूंकि आप 2 के 3 और 3 के 6 के चक्कर में ही तो फंसे हो, तो सब मुझसे ज़्यादा मैथ जानते होंगे। और गणित का ये सिद्धांत है दोस्तों कि अगर आपकी संख्या पर्याप्त नहीं है, उचित नहीं है, तो आप विफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। 2/2 करेंगे तो परिणाम 1 आएगा, अगर 2/3 कर दोगे तो परिणाम 1 नहीं आएगा।
तो अगर आपको 2/2 का परिणाम, जो सही परिणाम है 1, वो लाना है, तो सबको जुड़ना होगा, सबको ये भूलना होगा कि आप PACL पल्स के विक्टिम हैं, आप रोज वैली के हैं, आप पेनकॉन के हैं, आप KBCL के हैं, आप करम भूमि के हैं, आप आदर्श के हैं, आप समृद्धा के हैं, आप साईं प्रसाद के हैं, आप साईं प्रकाश के हैं, आप किसी और के हैं। आप सबको केवल ये याद रखना होगा कि ये जो कानून बनाया है हमारी सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, ये हम सबके लिए है और हम सबको इस कानून के तहत अपना भुगतान मांगना है। और आप ऐसा कर लोगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा मिल जाएगा। सहारा CRC पोर्टल भी भंग हो जाएगा। अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ेगी सरकार को भी। वैसे तो ये बड़ा कठिन काम है कि कोई भी आज की तिथि में अपनी भूल स्वीकार नहीं करना चाहता। सब ये समझते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ। वो तो गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो वो अपनी भूल कहाँ स्वीकार करेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग एकजुट हो गए, कहीं आपने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, तो न चाहते हुए भी, चाहे वो अमित शाह हों, नरेंद्र मोदी हों, राहुल गांधी हों, माया हों, अखिलेश हों, ममता हों, अरविंद केजरीवाल हों या कोई और, सबको अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ेगी और उन सबको सत्य, न्याय और इस कानून के मार्ग पर आकर आपका भुगतान करना होगा। हम तो अपनी भूल स्वीकार करते, क्योंकि हमसे भी एक भूल हुई थी पिछले दिनों इस आंदोलन को चलाने के समय। हमने कह दिया पहले भुगतान फिर मतदान। बाद में हमें पता चला कि वो तो भूल थी हमारी। हमें लोगों को नकारात्मक भाव में नहीं ले जाना चाहिए। मतदान हमारा अधिकार है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, पहचान है, एक वही तो अधिकार है, और हम उसी से लोगों को दूर किए दे रहे हैं। तो चाहे बहुत कम संख्या में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, लेकिन किया, वो नहीं करवाना चाहिए था। हम अपनी उस भूल को स्वीकार किया हमने, और अपने उस नारे को हमने वापस ले लिया कि नहीं, अब हमें मतदान करना है, अपनी वोट की शक्ति का प्रदर्शन करना है, वोट डालना है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक आह्वान किया कि सब नरेंद्र मोदी जी को वोट करें, ताकि वो 400 के पार जाएं और उनके अंदर इतनी हिम्मत, इतना हौसला आ सके कि वो अपनी पार्टी में बैठे हुए, अपनी कैबिनेट में बैठे हुए ठगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का साहस जुटा सके। मैं कोई नरेंद्र मोदी का भक्त नहीं हूं, मैं किसी का भक्त नहीं हूं, मैं केवल सत्य, न्याय और कानून का पुजारी हूं। किसी राजनेता का मैं भक्त नहीं हूं, उनका समर्थक भी नहीं हूं। जहां मुझे लगता है वो गलत कर रहे हैं, मैं वहां विरोध करता हूं, चूंकि मुझे उनसे कोई लालच नहीं है, कोई भय नहीं है। मैं जानता हूं, मुझे तो अगली श्वास का भी नहीं पता कि वो आएगी या नहीं आएगी, मैं कल रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो लोग कह रहे हैं कि साहब 2025 में नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये स्थिति निश्चित रूप से देश के ठगी पीड़ितों के लिए खतरनाक होगी, क्योंकि हमारे गृह मंत्री ने कानून का पालन नहीं किया है, नैतिकता का पालन नहीं किया है। उन्होंने सहारा CRC पोर्टल बनाकर देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को धोखा दिया है। और न केवल सहारा CRC पोर्टल बनाया है, बल्कि जियो भी जारी कर दिया है देश भर के सक्षम अधिकारियों के लिए कि कोई भी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी सहारा के खिलाफ, सहारा विक्टिम्स का आवेदन स्वीकार नहीं करेगी। तो इससे सिद्ध होता है कि गृह मंत्री आपका भुगतान नहीं चाहते, वो केवल आपको गुमराह करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी भयावह स्थिति आ सकती है। इसमें सच्चाई है कि वर्ष 2025 में नरेंद्र मोदी रिटायर कर जाएं और कोई प्रधानमंत्री और ही बन जाए। मैं ये तो नहीं कहता अमित शाह ही बन जाएं या योगी जी बन जाएं या कोई और बन जाए, क्या पता कौन बनेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी सच में प्रधानमंत्री नहीं बने तो ये स्थिति देश के ठगी पीड़ितों के लिए भयावह हो सकती है, दुखदायी हो सकती है, और ज़्यादा ये लड़ाई विकट हो सकती है। हालांकि सब कुछ परमात्मा तय करने वाला होता है, हम और आप कुछ नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें अपने बुद्धि विवेक का नहीं तो कम से कम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अवश्य सुनना चाहिए। उससे पूछना चाहिए अपनी अंतरात्मा से कि हमारे लिए क्या करना उचित होगा, क्या अनुचित होगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलता हूं कल आप सबसे। जय हिंद, जय भारत साथी।